नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 17 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में। तो आज की करंट अफेयर्स में क्या खास है हमारे लिए वो हम जानेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट को पढ़कर और फिर क्लास को आज आगे रिज्यूम करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट है आपका, सफल में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफल में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने पे आओ तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकने पे आओ तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है। तो मोटिवेशन कोट को हमेशा याद रखिएगा। सफल में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ में हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज का 17 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में। तो क्या खास है हमारे पास में 2025 की करंट अफेयर्स में वो देख लेते हैं। हेडलाइंस देखते हैं आज की। आज की हेडलाइंस क्या बोलती है? बीएसएफ बीजीबी ऑफिशियल होल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीट टू स्ट्रेंथन टाई। ठीक है। तीन फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर, आईएनएस सूरत को बुधवार को नौसेना में किया गया शामिल। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ गंगा सागर मेला 2025। 1.1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री लेंगे भाग। पुणे में आयोजित 77वें आर्मी डे परेड में नेपाली सेना का एक बैंड पहली बार भारतीय सेना दिवस में हुआ शामिल। नए शामिल रोबोटिक खच्चरों का भी किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का किया उद्घाटन। काशी तमिल संगम 3.0 कार्यक्रम को वाराणसी के नमो घाट में 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर और आई स्पेस के रेजिलियंस लैंडर के साथ फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ लॉन्च। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दी मंजूरी। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक भाग है जो में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक का किया जाएगा निर्माण। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ 2,960 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। तो ये था आपके आज के हाइलाइट्स। अब आपके देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? बीएसएफ के साथ किस देश बीएसएफ ने किस देश के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए सीमा समन्वय की बैठक को अंजाम दिया है? तो आप बताएंगे आंसर है आपका बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश। तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ और बांग्लादेश गार्डियन, बांग्लादेश बांग्लादेश गार्ड, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। ठीक है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो बीजीबी क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। और बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन दोनों ने मिलकर जो आपका बांग्लादेश वाला रीजन है, ठीक है, या जो फ्रंटलाइन वाला इलाका है, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो फेंसिंग सीमा है इसको मजबूत करने के लेकर यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मानव तस्करी होती है, मवेशी तस्करी होती है, इलीगल इमिग्रेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टॉप किया जाएगा। ठीक है। ये बाढ़ जो है, ये जो फेंसिंग होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? तो आप बताएंगे ये फेंसिंग जो है, ये जो फेंसिंग होगी आपकी, ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो जो मालदा है आपका, मालदा वेस्ट बंगाल से लेकर मालदा से लेकर मालदा से लेकर सुखदेवपुर सुखदेवपुर तक होगी। ठीक है। मालदा से लेकर सुखदेवपुर कहां पर है? सुखदेवपुर आपका बांग्लादेश के अंदर, सुखदेवपुर आपका बांग्लादेश में है, मालदा आपका बंगाल भारत के अंदर। ठीक है। मालदा से सुखदेवपुर के बीच में इस फेंसिंग को अंजाम दिया जाएगा। ये फेंसिंग कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो 2000
ये फेंसिंग जो होगा आपका 2216 किलोमीटर लंबा होगा। 2200 किलोमीटर 16 किलोमीटर लंबा होगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के साथ में जो और भी देश हैं उनकी भी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये जो अब बंगाल फ्रंटियर है, इसके अंदर में कितनी सीमा आती है आपसे बात करें, तो जो बंगाल फ्रंटियर है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा के साथ जो बॉर्डर लाइन होती है, इसमें एक चीज आती है, एक चीज क्या आती है इसमें, बंगाल फ्रंटियर, ठीक है। बंगाल फ्रंटियर, तो बंगाल फ्रंटियर जो है आपका, ये 913 किलोमीटर की जो सीमा है, जो लाइन है, उसको कवर करता है। 913 किलोमीटर की सीमा को बंगाल फ्रंटियर कवर करता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक कवर करता है, तो आप बताएंगे सुंदरबन से, कहां से कहां तक कवर करता है, तो आप बताएंगे सुंदरबन से मालदा, ठीक है। सुंदरबन, सुंदरबन से मालदा तक, सुंदरबन से मालदा तक कवर करता है, ठीक है। सुंदरबन से मालदा तक कवर करता है, ठीक है। सुंदरबन से मालदा तक कवर करता है। और अगर हम बात करें अब आपका, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है आपका, ठीक है, इसको कब बनाया गया, तो असम अकॉर्ड हुआ था आपका, असम अकॉर्ड, ठीक है। असम अकॉर्ड हुआ था भाई आपका। इस अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड असम कब हुआ था आपका, तो ये हुआ था 1985 में, ठीक है। 1985 में, 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था। इसके अकॉर्डिंग फेंसिंग जो है वो रेडी करी गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, 1985 में। क्लियर है। इंडिया और बांग्लादेश के जो लाइन है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत जो है वो और भी देशों के साथ में अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। तो किस किस देश के साथ में भारत बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ में भी अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। और कितना किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। फिर इंडिया जो है वो इंडिया चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है, जो 3488 किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम बात करें वापस से आपका, इंडिया जो है, इंडिया नेपाल के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। तो कितनी है, 1731 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। इसके बाद में इंडिया म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है, कितना करता है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा इंडिया भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये इंडिया की कुछ नेबर कंट्रीज हैं जो कि भारत जो है अपनी नेबर कंट्रीज के साथ में बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। इन सब से इन सभी कंट्रीज में सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन जो है वो किसके साथ साझा करता है इंडिया, तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई में कितने फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म को कमीशन किया है, 2 3 4 5, तो आप बताएंगे 3 फ्रंटलाइन कमीशन, फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म को इंडियन नेवी ने कमीशन करा है फिलहाल में अभी। तो पीएम मोदी ने आईएनएस नीलगिरी, सूरत और वागसीर, ठीक है, किस किस को, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर, ठीक है, आईएनएस वागसीर को नेवी में शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया, नेवी में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों, नेवी में किया गया, शामिल किया गया।
ये सारे के सारे जो वेजल्स हैं, वेजल्स यानी जो सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी ऑल वेजल्स, ठीक है, ऑल वेजल्स हैव मैन्युफैक्चर, ऑल वेजल्स हैव मैन्युफैक्चर, ऑल वेजल्स हैव मैन्युफैक्चर एट मुंबई। कहां पर हुए सारे के सारे? मुंबई, एट मुंबई, एट मुंबई, ठीक है, एट मुंबई, ठीक है। मुंबई में मुंबई में किस कंपनी ने या सारे के सारे वेजल्स को यानी सारे के सारे यूथ पोतों को बनाया है? तो आप बताएंगे मझगांव, मझगांव, मझगांव डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड लिमिटेड, डॉकयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस नीलगिरी सूरत वागसीर को बनाया है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट को लेके बनाया गया है, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट 15, ठीक है। प्रोजेक्ट 15 क्या है आपका? तो प्रोजेक्ट 15 है आपका ऑल्सो नाउ एज विशाखापत्तनम, ठीक है। ओल्स प्रोजेक्ट 15 को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ऑल्सो नाउ एज विशाखा, विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट, विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट, ठीक है, विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपके कुछ क्लास डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स, कुछ क्लास डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ क्लास डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं, तो कौन कौन से क्लास डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण किया गया है? तो आप लिखेंगे आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत, ठीक है। तो आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस विशाखापत्तनम, इसके बाद में आईएनएस मोरमुगांव, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका आईएनएस इम्फाल, इम्फाल, और फिर आएगा आपका आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत। तो ये आपका लास्ट वॉर हेड शिप होगा आईएनएस सूरत, जो कि 2025 में इसको कमीशन किया गया है, ठीक है। इसको बनाया किसने है? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है भैया आपका? प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 है आपका मिलिट्री प्रोग्राम बिल्ट इंडिया इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। तो ये क्या है? आप कहेंगे अ मिलिट्री प्रोग्राम, मिलिट्री प्रोग्राम बिल्ट इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आपकी सारी की सारी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सबमरीन्स यहाँ बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके बाद में एक आता है आपका प्रोजेक्ट 17, एक ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है? प्रोजेक्ट 17, ये क्या है? आपसे आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट 17 क्या है, तो आप बताएंगे अ सीरीज ऑफ फ्रिगेट डिजाइन, ठीक है, अ सीरीज ऑफ फ्रिगेट्स, ठीक है, और अ सीरीज ऑफ फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स क्या होता है? डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी वार हेड शिप्स होते हैं, ये क्या होते हैं? शिप होते हैं। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? शिप होते हैं, शिप होते हैं, ठीक है, जहाँ से प्लेन वगैरह लैंड होते हैं और यहाँ से ही चीजें जो कंट्रोल की जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट 17 है, इसके अंदर सेवन सेवन शिप मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं,
7 शिप क्या है, मैन्युफैक्चर करे जा रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। तो ये जो कमीशन किया है इंडियन नेवी में, ये कमीशन का मतलब किसने किया है, उद्घाटन किसने करा है इसका, किसने हरी झंडी दिखाई है तीनों को कमीशन करने के लिए, नीलगिरी, सूरत और बागीर को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धार्मिक मूल्य से जुड़ा हुआ गंगा सागर मेला। धार्मिक मूल्य से जुड़ा हुआ गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगाया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल में। धार्मिक मूल्य से जुड़ा हुआ गंगा सागर मेला जो है कहाँ पे लगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। कब लगता है ये, तो बताएंगे आप? ड्यूरिंग मकर संक्रांति। ठीक है, ड्यूरिंग मकर संक्रांति के दिन इसको लगाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन जो है आपका गंगा सागर मेला लगाया जाता है, हर साल इसको लगाया जाता है। ठीक है, जो मेला है आपका, ये जो मेला है, मेला पाल डायनेस्टी, ठीक है, पालाज रूलर देवपाला, देवपाला स्टार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट। तो ये किसने स्टार्ट किया था देखा जाए तो, आप किस डायनेस्टी के थ्रू स्टार्ट किया था गंगा सागर मेला? तो आप बताएंगे पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी का जो टाइम जो रूलिंग पीरियड है या रूलिंग एरिया है वो बंगाल और बिहार वाले इलाके में था। ठीक है, ये आपका एंशियंट और मेडिवल के जो बीच का हिस्सा है। जब आप प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी के बारे में सुनते हैं तब ये पाल डायनेस्टी वाला इलाका आता है। ठीक है, दूसरा, गंगा सागर मेला किस चीज को एक तरीके से पॉइंट आउट करता है? तो गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला 60 दूसरा कारण क्या है गंगा सागर मेला का हर साल स्टार्ट होने का? तो आप बताएंगे टू सन एंट्री इनटू कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सन एंट्री इनटू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, मकर रेखा। तो जब सूरज जो है मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर रेखा मकर रेखा को क्रॉस करता है। ठीक है, मकर रेखा पे आता है, जब मकर रेखा के ऊपर आता है तब क्या होता है आपका, तब गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। यानी हर साल जनवरी के माह में ही मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला सेकंड लार्जेस्ट मेला है आफ्टर कुंभ मेला। तो भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। एंड द सेकंड लार्जेस्ट मेला तो आप बताएंगे गंगा सागर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आप बताएंगे इंडियन आर्मी ने 77 स्थापना दिवस मनाया। कहाँ पर मनाया? तो आप बताएंगे पुणे में। कहाँ मनाया? पुणे के अंदर मनाया। ठीक है, और इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि थे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी हमारे? तो आप बताएंगे उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो आप बात करें जो आर्मी डे है आपका, आर्मी डे, इसको क्यों मनाते हैं, इसको स्टार्ट क्यों किया जाता है? तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये क्यों मनाया जाता है। तो आप लिखेंगे 15 जन 1949।
क्या लिखेंगे आप? 15 जैन 1949। जनरल जनरल फ्रांसिस बूचर, फ्रांसिस बूचर, जनरल फ्रांसिस बूचर से जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा ने कमान संभाली थी, कमान संभाली थी। और यही कारण है कि हम 15 जनवरी को इस दिन की याद में आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, तो भारत की आर्मी का हैंडओवर जो है ब्रिटिश आर्मी ने कब दिया था? तो आप बताएंगे 15 जनवरी को। ठीक है, और हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे? तो आप बताएंगे के एम करियप्पा। के एम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अभी कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो कहेंगे उपेंद्र द्विवेदी अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। याद रखेंगे इतना। ठीक है, इस फाउंडेशन डे परेड में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रही। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें रही? तो इंपॉर्टेंट में सबसे पहले तो आप लिखेंगे एनसीसी वुमेन परेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा, एनसीसी वुमेन परेड यहां पर इंपॉर्टेंट रही। इसके बाद में अग्निवीर अग्निवीर वुमेन वुमेन मिलिट्री परेड। ठीक है, अग्निवीर जो वुमेन पुलिस है, तो कि उन्होंने यहाँ पर परेड में हिस्सा लिया। और थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेपाली सेना का बैंड। ठीक है, नेपाली आर्मी बैंड। ठीक है, नेपाली आर्मी बैंड ने हिस्सा लिया। ठीक है, नेपाली आर्मी बैंड ने हिस्सा लिया। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखेंगे आप, जो रोबोटिक रोबोटिक डॉग है। ठीक है, रोबोटिक डॉग पार्ट ऑफ 77th आर्मी डे परेड। ठीक है, तो रोबोटिक डॉग जो है 100 रोबोटिक डॉग इंडियन आर्मी में सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से 15 डॉगों को 77 आर्मी डे परेड का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके 77 आर्मी डे से रिलेटेड। तो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और नेवी डे कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर नए कांग्रेस मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया? तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, ठीक है, उन्होंने नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ जो किया है वो किसके नाम पे किया है? तो आप बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय भवन का नाम रखा है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो ओल्ड पार्टी ऑफिस है ये कहां पर है? आपसे बात करें, ओल्ड पार्टी कांग्रेस का ओल्ड पार्टी ऑफिस कहाँ है? आपसे बात करें तो आप बताएंगे कांग्रेस का ओल्ड पार्टी ऑफिस है 24 अकबर रोड। ठीक है, 24 अकबर रोड पर इनका ओल्ड पार्टी ऑफिस है, जिसको बर्मा हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको किस नाम नाम से जाना जाता है? बर्मा हाउस के नाम से। ठीक है,
किस नाम से जाना जाता है? बर्मा हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नया हेडक्वार्टर की नींव, तो जो आपका न्यू हेडक्वार्टर है, कांग्रेस न्यू हेडक्वार्टर की नींव, न्यू हेडक्वार्टर की नींव जो है 28 दिसंबर 2009 को, 28 दिसंबर 2009 को रखी गई थी। ठीक है, रखी गई थी। और ये अब बन के तैयार हो गया है, तो अब जो है शिफ्ट कर लिया है कांग्रेस ने अपना हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, शिफ्ट कर लिया है। तो ये जो 28 दिसंबर 2009 को जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर, ठीक है, स्थापना दिवस पर, तो कांग्रेस को कब स्टैब्लिश किया गया था, आपसे बात करी जाए? कांग्रेस स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो आप बताएंगे कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट ईयर है 28 दिसंबर 1885। और कांग्रेस स्टैब्लिश प्लेस कौन सा है, कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? तो आप बताएंगे मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, और जब कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, तब तब बताएंगे कांग्रेस जब स्टैब्लिश किया गया था, तो इन 1885 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस समय पर? तो आप बताएंगे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन जो है उस समय क्या होते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे डफरिन हुआ करते थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, काशी तमिल संगम 3.0 कार्यक्रम को कहां पर 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा? तो आप बताएंगे वाराणसी में। ठीक है, काशी तमिल संगम 3.0 कहां पर आयोजित किया जाने वाला है? वाराणसी में आयोजित किया जाने वाला है। कब से कब तक? तो 15 फरवरी से 24 फरवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसमें काशी और कल्चर, काशी और जो काशी यानी वाराणसी के पास में, और जो नीचे तमिल है, ठीक है, तमिल संगम का जो कल्चर है उसको आपस में क्या किया जाए, क्योंकि काशी को भी साउथ का नॉर्थ का तमिल बोला जाता है, तमिल। ठीक है, तो काशी का कल्चर जो है तमिल कल्चर से बिल्कुल एक तरीके से कल्चर जो प्रोस्पैरिटी है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। यही कारण है कि काशी तमिल संगम 3.0 बनाया जा रहा है। काशी तमिल संगम को कब स्टार्ट किया गया था, आपसे बात करी जाए? तो काशी तमिल संगम जो है 19 नवंबर 2022 को, काशी तमिल संगम जो है इसको 19 नवंबर 2022 को, 19 नवंबर 2022 को बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा, बीएचयू और आईआईटी मद्रास के द्वारा, या आप कहेंगे सहयोग से, ठीक है, आईआईटी मद्रास के सहयोग से, सहयोग से स्टार्ट किया गया। ठीक है, सहयोग से स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई, तो काशी तमिल संगम, तो ये जो तमिल संगम है ना आपका, तमिल संगम की अगर हम बात करें, तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तमिल संगम आपके सामने आता है। तो तमिल संगम का जो समय है इसको हम 3rd BC से 3rd AD तक के लिए मानते हैं, 600 सालों का। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो तमिल संगम जो है इसमें फर्स्ट सेकंड तमिल, इसमें 3 तमिल संगतियां हुई हैं। ठीक है, 3 तमिल संगम हेल्ड इन मदुरै, हेल्ड इन मदुरई। ठीक है, हेल्ड इन मदुरई में जो है 3 तमिल संगमों को आयोजित किया कराया जाता है।
इसके कुछ यहाँ पर कुछ लिटरेचर्स लिखे जाते हैं, जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेगलई, पाटुपुट्टू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिटरेचर लिखे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, आप लोग चाहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आइए, आपको हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। यानी हमारे इस चैनल पे स्पेशल जो है ना, जीएस कराई जाती है, ठीक है। तो आप आए, देखें वीडियोस को और अपनी जीएस को मजबूत करें, ठीक है। और अपना करंट अफेयर्स तो मजबूत करें ही करें। नेक्स्ट है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर को किस देश के आई स्पेस के रेजिलियंस लैंडर के साथ फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो जो आई स्पेस के रेजिलियंस लैंडर है, ये किस देश का है, तो आप बताएंगे ये है जापान का, ठीक है। तो जापान का आई स्पेस रेजिलियंस लैंडर और स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर को जो है मून मिशन के लिए भेजा गया है, ठीक है। मून मिशन के लिए मून का जो हेड है, मून के जो हेड है उसके ऊपर इसको लैंड कराया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए, मून का जो हेड है, मून के हेड के ऊपर इसको ये देखिए, ठीक है। तो ये है आपका मून का हेड। तो जो लैंडर होगा बिल्कुल मून के हेड के ऊपर, मून के हेड के ऊपर आएगा, ठीक है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो था वो मून के सदर्न पार्ट में उतरा था, ठीक है। और रोवर प्रज्ञान, और अब ये जो रोवर आएगा ये कहाँ पर आएगा, तो ये बिल्कुल हेड के ऊपर स्टैब्लिश करने वाला, ठीक है। हेड के ऊपर आएगा एकदम से। ठीक है। तो जापान की एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है, तो क्या नाम है आप बताएंगे, आई स्पेस। क्या नाम है, आई स्पेस। तो ये 1 रॉकेट 2 मिशन के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मिशन जो है ये क्या है आपका, आप बताएंगे। इस मिशन का नाम है 1 रॉकेट 2 मिशन। 1 रॉकेट 2 मिशन, 1 रॉकेट 2 मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। मून मिशन है, ठीक है। ये क्या है आपका, मून मिशन है। और ये जापान और यूएस कंपनी द्वारा एक तरह से राइड शेयर के थ्रू लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो आप बताएंगे कहाँ से, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इस मिशन को लॉन्च कहाँ से किया गया है, जापान के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें एक माइक्रो रोवर मौजूद होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इस मिशन में एक माइक्रो रोवर होगा, ठीक है, जो कि जापान ने बनाया है। इसको किसने बनाया है, जापान द्वारा निर्मित। जो चंद्रमा की जो सतह है, हेड हेड जो उसका सरफेस है, उसकी जानकारी देगा, ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले सॉफ्ट मून लैंडिंग किसने करी थी, तो आप बताएंगे। सॉफ्ट मून लैंडिंग इन मून, सॉफ्ट मून लैंडिंग इन 1966, इन 1966, ठीक है। 1966 में पहली बार चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट मून लैंडिंग की गई। और किसने करी, तो आप बताएंगे, यूएसएसआर ने। किसने करी, यूएसएसआर ने करी, ठीक है। तो भारत पहली बार चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किसने करी थी, तो यूएसएसआर ने करी थी। फिर 1966 का समय आया जब अपोलो मिशन भेजा गया नासा के थ्रू, ठीक है। और एक मानव मिशन था, एक मानव मिशन था, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मिशन था 1969 का। सबसे पहले मून मिशन किसने लॉन्च किया था, तो आप बताएंगे यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस प्रकार के कमीशन की घोषणा करी है, तो आप बताएंगे 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहा है कि अगले अगले साल मार्च 2026 तक पे कमीशन को जो है वो अप्लाई कर लिया जाएगा, ठीक है, अप्लाई कर लिया जाएगा। तो अभी जो है कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा, इसके चेयरमैन कौन बनेंगे, मेंबर कौन होंगे, उसकी जानकारी हम आगे आने वाली करंट अफेयर्स में आपको दे देंगे, ठीक है। अभी जो है वो
फिक्स नहीं हुए हैं कि चेयरमैन कौन बनेगा या मेंबर कौन बनेंगे। बात करते हैं सेवन पे कमीशन की। तो सेवन पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो सेवन पे कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस के एस माथुर। ठीक है, जस्टिस के एस माथुर कौन थे? चेयरमैन ऑफ सेवंथ पे कमीशन। इतना याद रखिएगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ही पे कमीशन लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने कहाँ के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो कहाँ के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन जो है, के विनोद चंद्रन जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पटना थे। तो अब ये क्या बन गए हैं? पटना थे, अब ये क्या बन गए हैं? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बन गए दोस्तों? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी जज हाई कोर्ट में जब नियुक्त होता है तो उसके लिए क्या चलता है? कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, क्या चलता है? कोलेजियम सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोलेजियम सिस्टम में पैनल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पैनल बनता है। और इस पैनल में CJI प्लस 2 अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पैनल जो है ये सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। किसको सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? सिफारिश के आधार पर उस जज को जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंट कर देंगे और फिर उसको शपथ दिलाएंगे। क्लियर है भाई? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में। कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है हाई कोर्ट के मामले में भी। हाई कोर्ट के मामले में, हाई कोर्ट के मामले में। और हाई कोर्ट के मामले में जो पैनल बनता है, जो पैनल बनता है इसमें इसमें आपको 5 जज मिलेंगे, 5 जज। 5 जजों में CJI जरूर होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 5 जजों में CJI जरूर होते हैं। एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑन पैनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 124। याद रखिएगा, आर्टिकल 124 जो है ये जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जज जब अपॉइंट होता है तो उसका रिटायरमेंट एज क्या होता है? आपसे बात करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है दोस्तों 65 ईयर। कितनी होती है? 65 ईयर होती है। याद रखेंगे इतना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी टोटल जजेस कितने आपसे बात करी जाए? तो आप बताएंगे।
33 कितने हैं? 33। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मृति परिसर यानी जो कि राजघाट परिसर का एक भाग है, उसमें किस व्यक्ति के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो आप बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कौन सा परिसर जाना जाएगा? राष्ट्रीय स्मृति परिसर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से राष्ट्रीय स्मृति परिसर जो है उसको जाना जाएगा। तो राजघाट पर किस किस महान व्यक्तियों के स्मारकों को बनाया गया है? तो आप लिखेंगे XPM नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नंबर 1। 2, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, फिर चंद्रशेखर चंद्रशेखर, फिर IK गुजराल, IK गुजराल। ठीक है, IK गुजराल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट PM हैं जिनके स्मारक आपको कहाँ मिलेंगे? इनके स्मारक कहाँ मिलेंगे आपको? राजघाट परिसर में मिलेंगे। ठीक है, राजघाट परिसर किससे संबंधित है? राजघाट किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी से। ठीक, नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा उत्पादन कंपनी के साथ 2,960 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं? तो रक्षा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ करें? तो आप बताएंगे भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के साथ में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। BDL ने भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं इसको बनाता है, और हाल ही में एक सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण भी BDL कर रहा है आपका। ठीक है, तो इस समझौते के अंदर में होगा क्या? एक मिसाइल का निर्माण किया जाएगा, सरफेस टू एयर, एक सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण यहां पर किया जाएगा इसके थ्रू। इसके अलावा BDL ने BDL की बात करें यानी भारत डायनोमिक लिमिटेड, तो BDL को स्टैब्लिश कब किया गया था? आपसे बात करी जाए तो BDL को 1970 में, कब? 1970 में। कहां पर? तो आप बताएंगे हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था 1970 में। हैदराबाद के अंदर BDL यानी भारत डायनोमिक लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया था। एक टॉर्पीडो का निर्माण BDL के थ्रू किया गया, इसका नाम है वरुणास्त्र। ठीक है, वरुणास्त्र। तो ये क्या है? एक टॉर्पीडो है, और टॉर्पीडो का यूज कहाँ पर होता है? तो सबमरीन्स में होता है। ठीक है, तो वरुणास्त्र टॉर्पीडो का निर्माण किसने करा है? तो आप बताएंगे भारत डायनामिक लिमिटेड ने करा है। ठीक है, भारत डायनामिक लिमिटेड ने करा है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में अधीन है। ठीक है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर अंडर में वर्क करता है भारत डायनामिक लिमिटेड? तो आप बताएंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज 17 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स में यही हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ में। अभी के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।